हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। जैसे ही आपको पता है, कल से मैंने आपके पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनकी मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो ये सारा हम सीरीज़ के अंदर करने वाले हैं। तो आज आपका पार्ट 2 यानी कि सेट 2 आपका होने वाला है। कल मैंने आपका सेट 1 की वीडियो डाल दी है, प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम, लाइक CET है आपका, NTPC ग्रुप डी है आपका, जो भी एग्जाम सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं आपके, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो बेस्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, प्लीज़ आप ध्यान से जानिएगा, समझिएगा उनको। कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जो वो ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये सारे के सारे मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, 2 स्लाइड्स मैंने आपको करवाई थी। आज इसे आगे की स्लाइड में आपको करवाती हूँ, ठीक है। देखिएगा, स्क्रीन में थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है। आपको पता है कि जो आपका हरियाणा और जो आपका पंजाब है, दोनों के दोनों आपके 1966 के अंदर अलग हो गए थे, ठीक है। हरियाणा जो है पंजाब से 1966 1 नवंबर पूछ लेता है, हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को अलग हो गया था, ठीक है। उस टाइम में इसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। ये बातें आपको याद रखनी है। तो कहा गया तभी उसी टाइम 1966 के अंदर ही जो हरियाणा पंजाब की जो दोनों की जो राजधानी है वो किसको बनाया गया? चंडीगढ़ को बनाया गया था, ठीक है। तो चंडीगढ़ का फिर प्रशासक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ इज कॉल्ड, उसे हम कमिश्नर या फिर आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे आयुक्त कहते हैं, ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य कौन है? अब जैसे ही बात पंचायती राज की आई तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, पंचायती जो राज है, सबसे पहले जो इसके बारे में बात किसने की थी आपकी, यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वो किसने दिया था? आपका बलवंत राय मेहता जी ने। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि 3 स्तर जो हैं आपके पंचायती राज में होने चाहिए, ठीक है। ग्राम स्तर है, जिला स्तर है, आपका ब्लॉक स्तर है। ये तीनों जो स्तर हैं आपके इनमें पंचायती राज में होना चाहिए। फिर ये बात कही गई कि इसको संविधान के अंदर शामिल करोगे तभी बात बनेगी, तभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को अपनाया गया? 73वां संविधान संशोधन जो 1993 है, उसके तहत आपके संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर पंचायती राज की बात की गई। पंचायती राज होगा, और आपके कितने इसमें विषय शामिल किए गए थे पंचायती राज में? आपके जो 29 जो विषय हैं इसके अंदर शामिल किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची के अंदर। सबसे पहले जो पंचायती राज है, किस राज्य ने इसे अपनाया था? वो था आपका राजस्थान का नागौर। राजस्थान के नागौर ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें बात है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। अपनाया किसे था? राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था, चुनाव करवाया था आंध्र प्रदेश। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब 10वीं अनुसूची की बात आई है कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? ये आपका 52वां संविधान संशोधन। कल मैंने आपको बहुत सारी जितनी भी सूची उनके बारे में बताया था। देखो, मूल संविधान के अंदर, संविधान जब बना था आपका, ठीक है, जो पूर्णतः रूप से लागू हुआ था आपका कब? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम में जो आपकी अनुसूची थी कितनी थी? वो आपके इसके अंदर 8 अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो संविधान संशोधन के द्वारा 368 जो आपका 368 आर्टिकल है जो हमें दक्षिण अफ्रीका से लिया है, उसकी हेल्प से इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं। तो 8 के बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई है। अनुसूची 9 के अंदर क्या? भूमि सुधार संबंधित है। अनुसूची 10 के अंदर क्या? दल बदल पर रोक है। अनुसूची 11 में क्या? पंचायती राज के बारे में। अनुसूची 12 के अंदर क्या? आपका नगर पालिका बारे में। ये आपका अनुसूची 11 आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा है। अनुसूची 12 आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है, ठीक है। इसके अंदर कितने विषय शामिल हैं? आपके 29 जो विषय हैं ये क्या है? आपके अनुसूची 11 के अंदर शामिल है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और फर्स्ट फिर बात आई है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन। जैसे आपका 9वीं अनुसूची सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विशाखदत्तवाद का संबंध है। ये कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती हैं तो उस हिसाब से बताएगा कि विशाखदत्तवाद जो है इसका संबंध किससे है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, किस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है उस बारे में जो विशाखदत्त जो वाद है ये उससे संबंधित है, ठीक है। वाद का मतलब है वाद हो गया यानी कुछ ना कुछ इसमें आपका जो कन्वर्सेशन है वो हुई होगी आपके सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात है। कैसे याद करोगे? विशाखदत्त सॉरी विशाखादत्त, ठीक है। कैसे याद करोगे? मैंने ऐसे याद किया है कि जो विशाखा क्या किसी लड़की का नाम है, जो आपको दिख रहा है विशाखा, विशाखा किसी लड़की का नाम है। तो विशाखा के साथ क्या हुआ है?
यौन शोषण हुआ है, ठीक है, वो भी कार्यस्थल पर, जहाँ वो काम कर रही है वहाँ उसका यौन शोषण है। देखो याद करने की ट्रिक है, इसको दिल पर मत लीजिएगा, बस ऐसे याद है। विशाखा नाम की लड़की है, विशाखा लड़की का नाम है तो लड़की से रिलेटेड होगा, यानी कि उसके कार्यस्थल पर यौन शोषण हुआ। प्लीज़ आप इसको बस पढ़ने के हिसाब से इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब इससे आगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो जो संविधान सभा में यानी कि जो संविधान से रिलेटेड जो उन्होंने एडवाइस दी थी वो है BN राव। देखो मैंने कैसे याद किया है, सलाह देंगे हम किसी को, देखो सलाह देना यानी सलाह का मतलब होता है राय देना, राय कौन देगा, राव देगा, है ना, यानी संवैधानिक राय यानी सलाह कौन देगा, BN राव देंगे, ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा BN राव। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ साथ और लोग थे, ठीक है, सारी बातें आपको याद रखनी है। और सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, बताया था मैंने कल, आप सबको प्लीज़ आप रिवाइज कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी। फिर आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, फिर 13 दिसंबर 1946 को थी। 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर जो पहला सदस्य जो चुना गया था, अध्यक्ष जो चुना गया था, कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो पहले अस्थायी सदस्य थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। फिर जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसको पारित किया था। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी क्या बनी, प्रियम्बल बनी, यानी कि प्रस्तावना बनी है। प्रस्तावना की बात आई है तो एक बार जरूर बताई थी मैंने आपको कि प्रस्तावना के अंदर सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट संशोधन किया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जिसके अंदर 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं, समाजवाद है आपका, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। देखो जो भी है मैंने जो कुछ बताया है इस क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं, जो भी आपको पढ़ना है ना वो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है कि एक वर्ड सामने आए ना उसकी बिल्कुल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। तो डिटेल्स सारी आपको पता होनी चाहिए और साथ ही ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा उनसे मैं आपको डिटेल बताऊंगी। प्लीज़ आप इसी मेथड से आप पढ़ें, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, बहुत कुछ हमें स्टडी करना है, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के संबंध में विषय का बंटवारा कौन से अनुसूची में कहा गया है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जितने भी विषय हैं आपके उन सबको जो है अलग अलग किया जाएगा, वो है आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 बातें हैं आपकी, एक तो है आपकी संघ सूची बोल रहा है, केंद्र सूची बोलो, दूसरी है आपकी कौन सी, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है आपकी, समवर्ती है, ठीक है। अब संघ सूची में जितने भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है, राज्य सूची पर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, और समवर्ती पर केंद्र और सरकार दोनों के दोनों आपस में क्या कर सकती हैं, इस विषय पर जो कानून है वो बना सकते हो। एक और होता है आपकी अपशिष्ट सूची, अवशिष्ट इस तरह की सूची होती है, अवशिष्ट सूची, जिसके अंदर जो अभी तक मेंशन बातें नहीं की गई थी वो सारी के सारे उस सूची के अंदर आ जाएगी। उसमें मोस्ट ऑफ जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो कौन सी अनुसूची के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर, जिसमें केंद्र राज्य दोनों के दोनों का विषय का बंटवारा किया गया है। इसे नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता हेतु समिति की सिफारिश की थी, यानी कि देखो पंचायती राज बना दिया गया था, बता दिया गया था कितने स्तर होने चाहिए आपके, लेकिन फिर बात हुई किस तरीके से पंचायत को, ये भी तो बात किसी ने कही हुई कि पंचायत जो है आपका राजस्व क्या करो आप संविधान के अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये बात आपके लक्ष्मी मल सिंघवी ने ये बात कही थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दो, यानी संविधान के अंदर इसको इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई। मैंने ये नहीं बोला कि संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 मत कर देना, ऑप्शन मिलेगा आपको करना है संसद की प्रथम बैठक। संसद की बात आई है आपकी, संसद का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल के अंदर, देखो कैसे याद करोगे, सिंपल सा, सबको पता है इस बात का, तो कुछ मैंने नया नहीं बताया आपको, सरला, ठीक है। स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा, ला से लोकसभा हो जाएगा। तो इसका आर्टिकल 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 है। तो संसद का कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, तो आर्टिकल 79 के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। साथ साथ 2 और बता दिए मैंने आपको। जो संसद है आपका, संसद के कहाँ गया आपका, संसद की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को। कहते हैं सबसे पहले जो आपके इलेक्शन है तभी हुए थे आपके, है ना, 1951 के सबसे पहले आपके इलेक्शन हुए थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो संसद की जो प्रथम बैठक है आपकी 1952 के अंदर हुई थी। अब इससे आगे 73rd एंड 74 यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे आपके, उस टाइम बने थे आपके PV नरसिम्हा राव जो थे। जिस टाइम में ये पंचायती राज को अपनाया गया था, संविधान में शामिल किया गया था, उस टाइम में कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। ये तो आपको याद होना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है निःशुल्क, ठीक है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाएगी, उसका जो अधिनियम 2009 में आया था। लेकिन एक्चुअली में ये लागू कब हुआ था आपका, 1 अप्रैल 2010 को ये है आपका लागू हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के अंदर है, ठीक है। और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और कितने साल के लिए उसकी पदावधि होगी, यानी 5 वर्ष के लिए वो रहेगा, ये अनुच्छेद 56 के अंदर है। फिर अनुच्छेद जो 60 है उसके अंदर उसकी शपथ के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 61 के अंदर उसके इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग के बारे में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो जैसे हम प्रधानमंत्री के लिए लेके आते हैं कि उसके लिए उसका बहुमत नहीं है, कि लोग उनके साथ नहीं है, सीट नहीं है उनके पास। इस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, महाभियोग, जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति को सीट से हटाया जाता है। तो ये सारा आपका आर्टिकल 61 के अंदर है। इसमें बताया गया है कि पहले ही संसद में यानी लोकसभा राज्यसभा में किसी में से भी अगर वो महाभियोग की प्रक्रिया लेके आ रहे हैं तो 14 दिन पहले ही उनको जो नोटिस है वो राष्ट्रपति को देना होगा, ठीक है। और 2/3 बहुमत के द्वारा क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जो 14 दिन पहले उनका नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखनी सारी बातें आपको। इससे आगे आपके सामने है, जस्ट वेट, just wait, sorry guys, okay। देखो इससे आगे आपके सामने है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, कौन से भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। वो है आपका भाग 3, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार हैं। आपको पता है कितने मौलिक अधिकार पहले आपके साथ थे, लेकिन अब कितने आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो आपका हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो हटाकर, यहाँ से हटाकर आपका जो आर्टिकल 300A है उसके अंदर संपत्ति का जो है इसे मौलिक अधिकार हटाकर इसे कौन सा अधिकार आपका कानूनी जो है आपका वो अधिकार इसे बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये आपका आधार किस अनुच्छेद में है, यानी कि पुनः उसके बारे में अवलोकन कर सकते हैं। जो भी हमने न्याय किया है पुनः उसके बारे में अवलोकन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 13 के अंदर जो ये बात है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक आर्थिक न्याय का जो प्रतीक है किस भाग को कहा गया है, ठीक है। समाज का आर्थिक जो न्याय का प्रतीक किस भाग को कहा गया है, अनुच्छेद भाग 4 को। भाग 4 के अंदर आपके DPSP हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। DPSP हैं भाग 4 के अंदर। इसे नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किस संसाधन द्वारा जोड़े गए हैं, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य आपके जो संविधान के अंदर नहीं थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन के तहत आपके मूल कर्तव्य जो है ये जोड़े गए थे आपके। इसके अंदर ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके USSR से लिए गए हैं। स्टार्टिंग में आपके जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन पूछा जाए कि हाल ही में कितने मूल कर्तव्य, यहाँ पे 11 जो है मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उसमें जोड़े गए हैं। 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर सबको पता है, राष्ट्रपति जो है हमारे तीनों सेना, चाहे वो थल हो, वायु हो, चाहे आपका जल सेना हो, सारी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर वो है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा राष्ट्रपति जब चलते हैं तो उनके पीछे तीनों जो सेना है उनका जो कमांडर होते हैं ना वो वहाँ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा यानी पूरे संविधान की जो आत्मा है कौन से अधिकार के अंदर बसती है, वो है आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके अंदर क्या है, BR अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा बसती है। ऐसा क्यों है, देखो आर्टिकल 32 के अंदर क्या है, रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में क्या है आपकी 5 जो रिट है उनका जिक्र कहा गया, यानी कि अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आत्मा कहा गया है संविधान की। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो देखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जैसे कि आपके लोकसभा के सभापति कौन होते हैं, उसे हम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर। जो हाल ही में हमारे कौन है, ओम बिरला है। और पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, GV मावलंकर थे। हाल ही में ओम बिरला है, कोटा की सीट से हैं, राजस्थान से वो। और उपराष्ट्रपति जो है आपको पता है ना कि एक राष्ट्रपति होता है एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होंगे, जो उपराष्ट्रपति चयनित होगा वही क्या होंगे, आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी। जो उनके आधार पर जो इनकी जो वैसे फीस वगैरह सैलरी वगैरह कुछ अलग नहीं होती उपराष्ट्रपति की, लेकिन जो राज्यसभा के पदेन सभापति की जो भी आपके वेतन भत्ते जो भी होता है उसके तहत राष्ट्रपति को ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इससे आगे है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। संसद के अंदर राष्ट्रपति 14 जो सदस्य हैं वो मनोनीत कर सकता है। संसद यानी कि संसद के अंदर आपका
लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। लोकसभा के अंदर कितने 2 और राज्यसभा के अंदर कितने 12। ये अलग अलग क्षेत्र जो विशेषज्ञ हैं वहाँ से होते हैं। 2 कौन है लोकसभा में, 2 कौन है आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन हाल ही में ये एंग्लो इंडियन जो लोकसभा से हटा दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद के बाद थी ये? आर्टिकल 331A। हाल ही में, पूर्णतः तो नहीं हटाया गया, लेकिन हाल ही में जो एंग्लो इंडियन है इनको नियुक्त मनोनीत नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सिर्फ जो आपके राज्यसभा के अंदर है वो 12 जो है वो मनोनीत किए जाएंगे। अलग अलग क्षेत्र, कोई शिक्षा से है आपका जिस भी क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं आपके, जिस भी क्षेत्र में समाज कार्य हैं, जो भी अपने क्षेत्र में माहिर है, जो बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल अच्छे से ज्ञाता है, उनको इसमें मनोनीत किया जाता है ताकि वो अपने अच्छे विचार वगैरह प्रस्तुत करे और उससे देश का भला हो। ठीक है। भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के अंदर भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद जो 51 है आपका, ये DPSP के अंदर आता है आपका। जैसे आर्टिकल जो 50 है ये बताता है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस तरीके से पृथक्करण करना है, वो सारा आर्टिकल 50 के अंदर है। ऐसे आर्टिकल 51 के अंदर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें किस तरीके से बना के रखने हैं, वो आर्टिकल 51 के अंदर बताए गए हैं। और आर्टिकल 51A के अंदर ही जो आपका क्या मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़े गए हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? बताया ना, आंग्ल जो है 2 नियुक्त किए मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अंदर। तो पहले कौन थे? डेरेक ओ ब्राउन। ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था आपका? 2005 को आपका सूचना का अधिकार अधिनियम था, जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI लगाकर किसी सूचनाएं मांगने का क्या है? अधिकार है, इकट्ठा करने का अधिकार। किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं हम RTI लगा सकते हैं। ठीक है। 90 दिन के अंदर आपके सामने क्या होगी? इसकी रिपोर्ट पेश हो जाएगी। लोकपाल को ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। इसकी जो अवधारणा यानी किस देश से लिया गया, जैसे कि हमने लगा लो, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति होगा, ये जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है आपकी? ठीक है। उपराष्ट्रपति होगा, संसद होगी, संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जैसे अमेरिका से, कनाडा से, इन सब से कुछ ना कुछ लिया गया है आपका। तो इस तरह के जो लोकपाल जिसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ये अवधारणा किस देश से ली गई? स्वीडन से ली गई है। ठीक है। लोकपाल पहले हमारे लोकपाल कौन थे? हमारे भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जो थे आपके, ये हमारे भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब तक कितनी बार संसद के संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? संयुक्त अधिवेशन होता है जॉइंट जो मीटिंग है वो आपकी, अगर पता है जॉइंट जो मीटिंग है वो आपको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो उसको अध्यक्षता करते हैं आपकी जॉइंट सिटिंग की आपकी। ठीक है। जॉइंट सिटिंग का जो उल्लेख है कौन सा आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग के बारे में बात कही गई है। तो कितनी बार अब तक संसद के संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 3 बार। सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर आप राष्ट्रपति बुला सकते हैं अपनी मिठाई, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है। जॉइंट सिटिंग यानी कि आप लोकसभा राज्यसभा के जो लोग हैं साथ में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जन्मदाता। विकेंद्रीकरण होता है सभी चीज़ों को एक जॉइंट करना और उनको मतलब कि एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण हो जाए केंद्र से ही उसको है मतलब होल्ड करना, बाद में सारा का सारा संचार करना। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किस तरीके सबके पास अपने अलग अलग ड्यूटीज़ देना और सारा मतलब लक्ष्य है उनका एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही, लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? आपके बलवंत राय जो मेहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक है। ग्राम पंचायती गणपूर्ति, देखो जो लोकसभा की गणपूर्ति होते हैं ना वो 1/10 होते हैं। जितने भी लोग हों उनमें से कम 1/10 जो लोग हैं वो लोकसभा के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी कोई बिल अधिनियम कोई एक्ट पास हो सकता है। ऐसे ही ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कोरम कितनी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब के आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सबको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है आपका। पंजाब के अंदर जो आतंकवादी थे उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। जैसे ऑपरेशन देवी हाल ही में चलाया गया है, आपको बताओ ऑपरेशन देवी किसके लिए चलाया गया है आपका? मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे आतंकवादी थे उनके लिए ऑपरेशन जो पवन है वो चलाया गया था। ठीक है। गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है? विदेश नीति से। आपका जो गुजराल सिद्धांत है ना आपका, उसका संबंध है आपका विदेश नीति से। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ था? आपके कि महिलाओं के जो घरेलू हिंसा होती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अधिनियम आपको 2006 के अंदर ऐसा लागू हुआ था। वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के अंदर है? वित्त आयोग की जो स्थापना है आपकी अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। जो बजट जो शब्द है ना, जो हम बजट शब्द यूज करते हैं, एक्चुअल में बजट शब्द पूरे संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। उसकी जगह क्या है? बजट की जगह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका संविधान के अंदर क्या है इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 112 के अंदर, आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया, लेकिन बजट शब्द पूरे संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है।
भारत राज्यों का संघ है, ये बात कहाँ, आर्टिकल 1 के अंदर। जैसे संविधान खोलोगे तो आर्टिकल 1 के अंदर आपको दिखेगा कि भारत क्या राज्यों का संघ है, यानी कि सभी राज्यों को जोड़कर भारत का निर्माण हुआ। जैसे कि अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका में क्या है, हर राज्य की अपनी 2-2 सीटें हैं, राज्य अलग हैं, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनके पास इतनी पावर नहीं होती जितनी कि राज्य हमारे इंडिया के पास पावर, यानी कि वो उनसे अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया से कोई भी स्टेट बिना परमिशन के अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन हाल ही में से हटा दिया गया है, धारा 370 को हटा दिया गया है और इसको एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। 2 इससे यूटी बनी है आपके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आपका, हेमिस नेशनल पार्क, याद रखेगा। मंत्रिपरिषद की जो सदस्य है संख्या किस संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी, ये आपका संशोधन हुआ था कि जो मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग हैं उनके हमें संख्या निर्धारित करनी थी, तो इसका संशोधन हुआ था आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें कहा गया था जितने भी राज्य हैं सब में आपके कम से कम 15% जो मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, लेकिन आपके दिल्ली के अंदर कितने होंगे, 10% होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। द्वितीय वरीयता द्वारा निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, वी गिरी जो है आपके द्वितीय वरीयता। वरीयता क्या होता है आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो प्रणाली है, आपकी रीति है जो निर्वाचन की, उसमें कहता है एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। उसमें जितने भी राष्ट्रपति यानी कि इलेक्ट होने के लिए जैसे खड़े होते हैं तो उनमें सबको ऐसे इंडेक्स में ऐसे लगा दिया जाता है सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 करके। अब जिसको अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है, जिस तरह के जिसको वोट मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में वो ऊपर आ जाता है, तो यानी कि वरीयता दी जाती है, ऐसे रैंक 1 रैंक 2 ऐसे रैंक निकाले जाते हैं। ठीक है, तो रैंक 2 पर आने के बाद भी निर्वाचित हुए थे हमारे राष्ट्रपति वी गिरी। देश के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन, जिसमें प्रधानमंत्री के बाद में मतलब कार्य संभाला हो वो हमारे प्रधानमंत्री कौन है, आप गुलजारी लाल नंदा जो देश के पहले एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। इससे आगे राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, आपको पता है कि हाल ही में कितनी पार्टी हैं इंडिया के अंदर, आपकी जो टोटल जो है नेशनल जो पार्टीज़ हैं वो आपकी 8 हैं। जैसे कि बीजेपी है आपका INC है, आपका INC है, ICP है, इस टाइप से करके बहुजन समाजवाद पार्टी है, तृणमूल पार्टी है आपकी। ठीक है, अभी हाल ही में नेशनल पीपल्स पार्टी जो सबसे नई जो पार्टी है आपकी वही है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 पार्टी हैं आपकी। तो इसमें कहा गया है राजनीतिक दलों को उनको मान्यता कौन प्रदान करता है, निर्वाचन जो आयोग है ये क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। इसका जो अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 324 है, जिसके अंदर बताया गया कि निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन आर्टिकल 326 के अंदर क्या बताया गया है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत ये बात कही गई है कि जो मतदान करने की आयु, वोट करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि UNO यूनाइटेड जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका UNO जो है आपको, उसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका UNO का, बताइएगा जल्दी से मुझे, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को आपका कौन सा आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को आपको जो कंप्यूटर्स डे है वो मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना 10 दिसंबर को क्या आपका ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो पीठ अगर स्थापित करनी है तो हमें किससे सलाह लेनी पड़ेगी, हमें राष्ट्रपति के परामर्श पे मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पीठ हम स्थापित कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, विधि शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है, अनुच्छेद 13 के अंदर जो विधि है, लॉ जो वर्ड है इसके बारे में बताया गया है। और ये बात आपको याद रखनी है कि कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये 2 अनुच्छेद हैं आपके, एक तो आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 12 है, और एक आर्टिकल कौन सा है आपका आर्टिकल 32 है, जिसके अंदर क्या है राज्य की जो परिभाषा है वो दी गई है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है तो उसको मानना बाध्यकारी हो जाएगा। ये बात आप कौन संविधान संशोधन के द्वारा उसमें संविधान में लिखी गई है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, भारत के कितने व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं हमारे इंडिया के अभी तक 4 जो न्यायाधीश हैं वो रह चुके हैं। अभी हाल ही में कौन है, विवेक मूर्ति, आई थिंक विवेक मूर्ति, प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा, मेरे माइंड में तो विवेक मूर्ति रिकॉल कर रहा है। ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा किसे दिया जाता है, पंचायत समिति का, जैसे कि आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आपके इस्तीफा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पंचायत समिति का जो प्रधान है इस्तीफा किसे देगा, जिला प्रमुख को देगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, देखो जैसे केंद्र में जो आपका निर्वाचन आयुक्त है जो हाल ही में सुशील चंद्रा जी हैं। ठीक है, 2 और हैं आपके, एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं। इस तरीके से क्योंकि 1+3 का ही होता है इसमें, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, सॉरी 1+2
टोटल 3 होते हैं, ठीक है। 1+2 एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, 2 अन्य होंगे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रख लेगा तो सुशील चंद्रा है हाल ही में। पहले कौन थे आपके? सुकुमार सेन थे। और फर्स्ट जो फीमेल थी वो कौन थी आपकी? रमा देवी थी, ठीक है। कौन थी? रमा देवी थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य की बात हो है तो कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। और केंद्र की बात होगी तो कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? याद होगा सबको, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। बताया था संसद का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 79। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर अलग राज्य बना है 1953 के अंदर। आंध्र प्रदेश जो है वो है आपका पहला तेलुगु भाषी क्षेत्र बनने वाला राज्य है 1953। कब? 1953 को श्री रामालू जो है उनका निधन हो गया था, क्योंकि उन्होंने ही प्रोटेस्ट किया था कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने चाहिए। फिर उनका निधन हो गया था, जिस वजह से ये बनाना पड़ा था, क्योंकि आंदोलन ज़्यादा बढ़ गया था। कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को जो आपका कारगिल दिवस है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर कि अभी कारगिल दिवस की कौन सी जयंती कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, कारगिल दिवस की कौन सी तिथि मनाई गई है? लाइक जैसे कि 15 नंबर की, 20 नंबर की, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। वो क्वेश्चन मतलब पूछा गया था इससे क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन कार्य महालेखाकार जो अकाउंटेंट जनरल है वो क्या कहते हैं, जितना भी लेखा जोखा सारा काम करते हैं भारत सरकार का। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। जो पहले जो विधि के सलाहकार है वो हमारे महान्यायवादी जी होते हैं। जैसे कैग है, जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 148 के अंदर कहा गया है। इसको नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सारी बातें आपको याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या क्या? प्रधानमंत्री जी कर्तव्य होंगे, इन सबका अनुच्छेद जो 78 के अंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया? 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। नए राज्य गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किस जो अनुच्छेद में? नए राज्य गठन की प्रक्रिया लोग किस अनुच्छेद में है कि किस तरह से हम सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं? वो आर्टिकल 3 के अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी जो लीगल राइट है वो बना दिया गया है आर्टिकल 301 के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको 2 स्लाइड्स करवा दी, इसमें मोस्ट ऑफ आपको 50 से तो अबव क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ मैं भी तो आपको कितने क्वेश्चन बता रही हूँ। एक अगर वर्ड आ रहा है आपका पंचायती राज से पोस्ट रिलेट कितने उनके मैंने बताए थे, आपको फैक्ट बताइए। सारे के सारे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारे कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और वीडियो को देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जीएस को पढ़ने के लिए GS बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मैं ज्योग्राफी की भी आपकी तैयारी करवा रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको कंटेंट ज्योग्राफी करवाई है। NCERT सीरीज में बहुत कुछ स्टार्ट कर रखा है, धीरे धीरे मैं उसमें वीडियोज़ ला रही हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।